हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स। और क्लास 11 फिजिक्स में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है समतल में गति, मोशन इन प्लेन। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को बता दें कि हमने आपको इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा चुका है, सरल रेखा में गति, या उसे बोलते हैं एक विमीय गति। उस चैप्टर का नाम हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग हो। वहां मैंने आपको एक गति के बारे में बताया था जो कि होती है सरल रेखा में या एक विमा में। वहां एक एक्सिस में ही गति होती है। वहां मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको टॉपिक्स करवाए हैं। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वहां हम देखेंगे समतल में गति के बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगा कि समतल में गति आखिर होती क्या है, समतली गति क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हमको लेना पड़े समतल में गति का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम स्वयं हैं। हम जो गति करते हैं, हम कहां गति करते हैं? हम समतल में गति करते हैं। जो हमारे सामने, हमारे पीछे जो बोर्ड है वो कैसा है? एक प्लेन है। वो कैसा है? एक समतल है। ठीक है, आपके स्कूल में जो बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वो एक समतल है। तो ये सारी चीजें जितनी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, ये सारी की सारी चीजें आती है समतल में। ठीक है, मैदान कैसा होता है बेटा? मैदान होता है समतल। तो हमारी गति कैसी होती है? समतली गति होती है। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें गति करती हैं, सभी की जो गति होती है वो गति कैसी होती है? बोलता है समतली गति होती है। तो अब समतल में गति किस तरह होती है? देखिए, समतल को या समतल में जो गति है उस गति को द्विविमीय गति भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति। क्यों? क्योंकि ये दो विमाओं में होती है। कितने विमाओं में होती है? दो विमाओं में। टू डायमेंशन मोशन भी इसको हम बोलते हैं। दो विमाओं की जरूरत पड़ती है समतल में गति के लिए। एक विमा जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती है वो, और एक कैसी रहती है? जो हॉरिजॉन्टल में होती है वो। तो इन दो विमाओं की सहायता से द्विविमीय गति होती है, या समतल में क्या होती है? गति होती है। इस चैप्टर में हम आपको पूरे तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत सारे टॉपिक की सहायता से बताएंगे कि समतल में गति आखिर होती है तो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को पूरा का पूरा जो फिजिक्स क्लास 11th क्लास 12th के जो मटेरियल्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वीडियो लेक्चर के रूप में बहुत अच्छे तरीके से देने की आप सभी को पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बस इतना करना है कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलते जाएंगे। चैप्टर वाइज आपके जो टॉपिक्स हैं वो हम एक के बाद एक आप सभी बच्चों को करवाते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मैंने जैसा आप सभी बच्चों को बताया, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, हमको करना क्या है? हमको समतल में गति के बारे में पढ़ना है। तो समतल में गति, ठीक है, हमको पढ़ना है आज समतल में गति। ठीक है, मोशन इन प्लेन। आप सभी बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए, एक बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं। कोई भी सब्जेक्ट की क्लास हो, किसी भी टीचर की क्लास हो, जब भी आप कोई पहला क्लास रहता है कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक पर हो, जो फर्स्ट क्लास रहता है बेटा, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही होती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होता है हमेशा पहला क्लास, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी बेसिक चीजें बताई जाती हैं जो आने वाले उस चैप्टर के आने वाले टॉपिक्स में आपको काम आएगा। उसी तरीके से ये क्लास भी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम समझाएंगे वही आपको आने वाले टॉपिक्स में अप्लाई करना है। तो आज की क्लास आप शुरू से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको समतल में गति के बारे में बताने वाला हूं, मोशन में गति के बारे में। बहुत सारे एग्जाम्पल है समतल में गति के। ठीक है, हम आगे की क्लासेस में हम देखते जाएंगे कि क्या क्या उदाहरण आप देख सकते हैं समतल में गति के। वृत्तीय गति है, ठीक है, प्रक्षेप्य गति है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे। तो समतल में गति, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया, समतल में गति के लिए हमको कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई भी वस्तु होती है उसकी स्थिति सदिश, वेग सदिश, त्वरण सदिश, ये मैं सबसे पहले टॉपिक लेकर चल रहा हूं। किसी भी पिंड की या किसी कण की स्थिति सदिश कैसा होगा समतल में, ठीक है, उसका वेग सदिश कैसा होगा और उसका त्वरण सदिश क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा
समतल में किसी कण का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आप समझ गए होंगे बेटा। स्थिति सदिश मतलब क्या चीज बताने वाले हम आपको, पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर बताएंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि समतल कितने एक्सिस से मिलकर बनता है, दो एक्सिस से मिलकर बनता है। यहां मैं दो एक्सिस का निर्माण कर लेता हूं बेटा। एक एक्सिस जो है यहां मैं एक्स लेके चलता हूं, एक्स अक्ष है। दूसरा जो एक्सिस मैं यहां लेकर चलूंगा बेटा, वो लेकर चलूंगा वाई अक्ष। कौन सा अक्ष लेकर चलूंगा, वाई अक्ष, ठीक है। दो एक्सिस, ये कहलाता है बेटा ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है। यहां मैंने कण, समतल में मैं यहां एक कण ले लेता हूं, कण का नाम दे देता हूं बेटा पी, ठीक है। कण का नाम क्या दे दिया, पी। मान के चलता हूं पी के जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस की ओर एक्स है और वाई एक्सिस की ओर क्या है, वाई है। हम स्थिति सदिश के लिए ओ से किसको मिला देते हैं, पी से। ओ को किससे मिला देते हैं, पी से। ये मैंने आपको सदिश में भी बताया था, ओपी को हमने आप मिला दिया बेटा। और इसका स्थिति सदिश जो है वो मैं मान के चलता हूं वेक्टर आर है। ओपी का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर आर। अब जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मैं यहां दोनों को हम मिला देता हूं बेटा। ये एक्स एक्सिस पर एक लंब डाल देता हूं, ये लंब हो जाएगा पीएम। वैसे ही वाई एक्सिस पर भी एक लंब डाल देता हूं, ये लंब हो जाएगा पीएन। तो ये OM जो है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को। और ON जो है वो y को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल y को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब x एक्सिस की ओर हम एक इकाई सदिश i कैप की कल्पना कर लेते हैं और y एक्सिस की ओर हम एक इकाई सदिश j कैप ले लेते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं, समतल में किसी कण का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने समतल बनाया। ये समतल का नाम क्या होगा बेटा, इस समतल का नाम होगा XY समतल। इसको हम क्या बोलेंगे, XY समतल या XY प्लेन। दो एक्सिस लिए हमने, एक x अक्ष, दूसरा कौन सा अक्ष लिया, y अक्ष। x अक्ष, y अक्ष, इस समतल XY समतल में एक कण क्या लिए, P, जिसके स्थिति निर्देशांक x और y है, ठीक है। तो OP जो है वो स्थिति सदिश को दिखा रहा है, कौन से कण, P की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है O के सापेक्ष। OP को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। मैंने वेक्टर R नाम दे दिया। P की स्थिति सदिश जो कोऑर्डिनेट्स थे वो x और y थे, तो मैंने P से लंब डाला बेटा x अक्ष पर, और ये OM आया, उसकी वैल्यू x हो गई। और वैसे ही मैंने P से y अक्ष पर लंब डाला PN, तो ON की वैल्यू क्या हो गई, y। ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। यहां मैं देखूंगा बेटा कहां से, सदिश, सदिश योग की त्रिभुज नियम लगा देता हूं। यहां मैं लगाता हूं सदिश योग की त्रिभुज नियम से। कहां से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है। आपने सदिश में पढ़ चुका है सदिश योग का त्रिभुज नियम। अगर मैं त्रिभुज लेता हूं PMO, त्रिभुज PMO दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है PMO, ठीक है, समकोण त्रिभुज PMO में। तो ये इस OM सदिश की दिशा हो गई, और ये जो दूसरा सदिश है MP उसकी दिशा हो जाएगी, और ये परिणामी OP, ठीक है। तो PO में क्या आ जाएगा, वेक्टर OP इज इक्वल टू OM प्लस MP। देख लीजिए डायग्राम में, देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये OM और ये MP, OM प्लस क्या आ गया बेटा हमारे पास में, MP, ये हमारे पास आ गया। अब आगे इससे OP इज इक्वल टू OM प्लस हमारे पास आ गया MP। अब हम आगे देखेंगे। अब OP देखिए, OP क्या चीज है यहाँ हमारे पास में, वेक्टर R है, ठीक है। ये एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। वेक्टर OP इज इक्वल टू, ये OM को तो वैसे ही रहने देता हूं। यहां डायग्राम में देखेंगे तो MP और ON आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसकी दिशा इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये मैं MP की जगह क्या रख लेता हूं बेटा, ON। समांतर चतुर्भुज बन रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और ये MP इक्वल दिखाई दे रहा है ON के, तो MP के प्लेस में हम ON रख लेते हैं। तो OP इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यू रखता हूं वेक्टर R, OM x और इकाई सदिश है I कैप, तो x
आई कैप ओ एन वाई इकाई सदिश है उस दिशा में जे कैप, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप किसका आ गया, आर का मान, वेक्टर आर का मान। अब सदिश का हमको परिमाण निकालना है तो हमको उसका मॉड निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया है कैसे हम मापांक निकालते हैं, तो मापांक निकालेंगे बेटा, क्या हो जाएगा ये एक्स आई कैप पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई जे कैप पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई जे कैप क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल, ठीक है, या फिर सदिश का मापांक सदिश के परिमाण के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा बेटा आर, ये एक्स आई कैप का स्क्वायर, तो आई कैप का स्क्वायर तो 1 होता है, तो केवल क्या बचेगा यहां हमारे पास में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई जे कैप का स्क्वायर, क्या बचेगा बेटा यहां वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है बेटा कोई कण की जो स्थिति है उसका परिमाण आ जाता है, किसका परिमाण आ जाता है, स्थिति का परिमाण आ जाता है। और स्थिति सदिश को कैसे लिखा जाता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर हुई बात। इस तरीके से आप कोई भी कण का, कहां समतल में किसी कण का क्या लिख सकते हैं बेटा, स्थिति सदिश लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और उसका जो परिमाण होगा वो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखेंगे आगे, ठीक ऐसे ही, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा क्या वेग सदिश, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अब जैसे मैं वेग सदिश की बात करता हूं, तो मान के चलो मैं एक्स एक्सिस की ओर जो वेग है बेटा उसको वेक्टर वी एक्स ले लेता हूं, और वाई एक्सिस की ओर जो वेग का घटक है उसको मैं वेक्टर वी वाई ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा, वेक्टर वी वाई ले लेता हूं। तो चलिए ये जो हमने घटक लिया है, जो उसके समकोणिक घटक लिया है, तो हम वेक्टर वी को किस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर वी को हम लिखेंगे बेटा वी एक्स आई कैप सदिश के रूप में प्लस वी वाई जे कैप। कैसे लिखेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और इसका भी अगर हम मॉड निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर वी, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट वी एक्स आई कैप पूरे का होल स्क्वायर प्लस वी वाई जे कैप पूरे का होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा परिमाण, वेग का क्या आ जाएगा बेटा परिमाण। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वेग सदिश। और ऐसे ही फिर से हम एक बार, अब मैं बात करने वाला हूं बेटा त्वरण सदिश को लेकर, किसको लेकर बात करने वाला हूं मैं, त्वरण सदिश। तो वेक्टर a इज इक्वल टू, यहां भी हम उसके दो समकोणिक घटक मान के चलेंगे बेटा। इस दिशा में मैं क्या ले लेता हूं, इसको a x ले लेता हूं, और इस दिशा में क्या ले लेता हूं मैं a y कैप ले लेता हूं, ठीक है। ये वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, वेक्टर जो लिया हुआ था, ठीक है। अब ये वेक्टर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a x आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। ये मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट a x आई कैप पूरे का होल स्क्वायर प्लस ए वाई जे कैप पूरे का होल स्क्वायर। तो a का परिमाण फिर से वही चीज बेटा, आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, तो ये ए का परिमाण बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस जगह पर आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें बता दी, समतल में किसी कण का स्थिति सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश, ठीक है। आपको बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से आप देख सकते हैं बेटा ध्यानपूर्वक, मैंने सबसे पहले समतल बनाया, कौन सा समतल बनाया बेटा, एक्स वाई समतल। कौन सा समतल बनाया मैंने, एक्स वाई समतल बनाया है। एक एक्सिस लिया है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस लिया है वाई एक्सिस, ठीक है, मैंने 2 एक्सिस ले लिया। अब मैंने एक कण लिया एक्स वाई समतल में P, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके निर्देशांक हैं वो x और y हैं, x एक्सिस की ओर x और y एक्सिस की ओर y। तो मैंने OP सदिश खींचा, स्थिति सदिश वेक्टर r था। फिर मैंने क्या किया बेटा, P से x एक्सिस पर लंब डाली PM और y एक्सिस पर लंब डाला PN। तो OM जो है वो x हुआ और ON क्या हुआ बेटा, y हुआ। ON क्या हो गया, y हुआ, ठीक है। इस तरीके से
अब सबसे पहली बात की हमने स्थिति सदिश के लिए, वही मैंने आपको डिटेल में निकाल के दिखाया सदिश योग के त्रिभुज नियम से, बाकी सब में भी वही काम करेंगे, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से त्रिभुज पीएमओ में वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओएम प्लस पीएम आ रहा था। ठीक है, या एमपी आ रहा था बेटा, दिशा के हिसाब से एमपी आ रहा था, तो एमपी और ओएन आपस में बराबर है, तो एमपी के प्लेस में मैंने ओएन रख दिया। अब ये जो ओएम है वो एक्स और इस दिशा में इकाई सदिश आई कैप है, तो एक्स आई कैप को, और ओएन जो है वो वाई जे कैप, उस दिशा में इकाई सदिश हमने क्या लिया, वाई एक्स की ओर जे कैप, तो वाई जे कैप को दर्शा रहा था। हमने इस सदिश का परिमाण निकाला मॉड ऑफ वेक्टर आर, तो अंडर रूट एक्स आई कैप का स्क्वायर प्लस वाई जे कैप का स्क्वायर, आई कैप स्क्वायर जे कैप स्क्वायर होता है 1, इसलिए आर इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्थिति सदिश बोला जाए तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हुआ, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर वेग सदिश, हमने वेग का घटक लिया एक्स एक्सिस की ओर वी एक्स और वाई एक्सिस की ओर क्या ले लिया बेटा, वी वाई ले लिया। ठीक है, तो वेग सदिश क्या होगा, वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, उसका भी अगर हम परिमाण निकाले, उसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो मॉड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप का स्क्वायर प्लस वी वाई जे कैप का स्क्वायर। ओके, फिर वहां भी आई कैप जे कैप का स्क्वायर 1 हो गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, और त्वरण जो सदिश है वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप का स्क्वायर प्लस ए वाई जे कैप का स्क्वायर, a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये तीनों की तीनों चीज आप याद रखना कि समतल में किसी कण का स्थिति सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश। ठीक है, ये अब मैं आगे बढ़ता हूं आज की क्लास में, कुछ और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहां लेकर चलने वाला हूं फर्स्ट क्लास में। अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटा एक समान वेग से द्विविमीय गति। क्या बताने वाला हूं, एक समान वेग से द्विविमीय गति। एक समान वेग से द्विविमीय गति। ओके, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा, जो चीज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या बोलता है, एक समान वेग आपको मालूम है जब कोई वस्तु क्या होती है बेटा, समान समय अंतराल में समान क्या करती बोलता है, जब किसी वस्तु का समान समय अंतराल में विस्थापन समान होता है तो उसके वेग को हम क्या बोलते हैं, एक समान वेग कहते हैं, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। हमने ये पढ़ा हुआ है कहां, जब हमने आपको क्या बताया था बेटा, ऋजु रेखीय गति एक विमीय गति वाला चैप्टर पढ़ा है, वहां हमने बता चुका है। ठीक है, तो याद रखिए जो चीजें आपने पढ़ चुका है वो सारी की सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हमको एक समान वेग से हमको द्विविमीय गति के लिए व्यंजक निकालना है, द्विविमीय गति निकालना है। ठीक है, तो यहां मैंने बता दिया कि एक समान वेग क्या होता है। अब देखिए, अब यहां हम मान के चलेंगे, माना किसी, मैं इंक चेंज कर लेता हूं एक मिनट, व्हाइट, माना किसी क्षण t इक्वल 0 पर कोई कण है, क्या है बेटा, कण है बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, हम स्टार्ट करेंगे बेटा, माना कोई वस्तु XY समतल में द्विविमीय गति, ठीक है, द्विविमीय गति कर रहा है। ठीक है, मान के चलते हैं कोई वस्तु जो है वो कहां, XY समतल में द्विविमीय गति कर रहा है। ठीक है, समय t इक्वल 0 पर उसकी स्थिति जो है वो r0, क्या है बेटा, r0, और समय t इक्वल t पर उसकी स्थिति r है। उसकी स्थिति क्या है बोलता है बेटा, r है।
ठीक है। अतः वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, ठीक है, वस्तु का वेग, वेग क्या होता है मालूम है आपको, वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन बटा क्या होता है समय अंतराल, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, एक बार फिर से सुनिए क्या चीज बता रहे हैं हम आपको, बता रहे हैं एक समान वेग से द्विमीय गति। हमने माना कि कोई वस्तु XY समतल में कौन सी गति कर रही है बेटा, द्विमीय गति कर रही है। समय t इक्वल 0 पर उसकी स्थिति r0 है, समय t इक्वल t पर उसकी स्थिति क्या है r है, उसकी जो स्थिति है वो क्या चीज है बेटा, वो स्थिति r है। और समय t इक्वल t पर उसकी स्थिति r है, तो वस्तु का वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। तो वस्तु के वेग को हम डिनोट करते हैं बेटा v से। किससे लिखते हैं वस्तु के वेग को, v लिखते हैं, v लिख लिया मैंने। विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति r है t इक्वल t समय पर, और प्रारंभिक स्थिति कितनी है बेटा r0 है, तो r माइनस r0 हो गया। और समय अंतराल अंतिम समय t है, प्रारंभिक समय 0 है, तो t माइनस क्या हो गया बेटा 0 हो गया, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा r माइनस r0 अपॉन t, क्या कर लूंगा r माइनस r0 अपॉन t, मैं इस प्रकार से लिख लूंगा। अब देखिए आगे t को मैं पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा vt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, t को पक्षांतर कर देंगे, इधर तिर्यक गुना हो जाएगा v के साथ, vt हो गया बेटा, और ये हो गया r माइनस r0, ठीक है। ये इस तरह से या करके आप आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर से हम r माइनस 0 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो r अकेला रह जाएगा बेटा, r माइनस 0 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा r0, प्लस हो जाएगा vt। ये मैं मान के चलता हूं बेटा समीकरण नंबर 1 है। क्या चीज है ये हमारे पास में, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज, वेक्टर का निशान जरूर लगाएंगे ना, वेक्टर r, या भूल रहे हैं, जहां जहां जरूरत है वहां वेक्टर का निशान लगाएंगे। ये वेक्टर v, ये वेक्टर r, वेक्टर r, वेक्टर r, वेक्टर r, वेक्टर v, इस तरह से तीर का निशान जरूर लगाएंगे क्योंकि सदिशों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हमको कुछ चीजें मालूम है, क्या क्या चीज मालूम है, वेक्टर r अभी मैंने बताया, वेक्टर r क्या होता है, वेक्टर r होता है बेटा x i कैप प्लस y j कैप। क्या होता है वेक्टर r, x i कैप प्लस y j कैप। तो r0 क्या हो जाएगा, वेक्टर r0 क्या हो जाएगा बेटा, x0 i कैप प्लस हो जाएगा y0 j कैप। r तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले, r इज इक्वल टू x i कैप प्लस क्या होता है बेटा y j कैप, तो r0 x0 i कैप प्लस y0 j कैप, ठीक है। और वेक्टर v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। ये मैंने अभी आप सभी को मैंने बता दिया है बेटा कि क्या होता है स्थिति सदिश, वेग सदिश, तो ये हमारे पास हो गए। अब समीकरण 1 में देखेंगे r, r0 और v है, तो समीकरण 1 में हम इन तीनों का मान रखेंगे बेटा। तो आगे हम बनाएंगे कहां से, समीकरण नंबर 1 से, देखते जाएंगे। समीकरण 1 से, कौन से समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं, चलिए। r के प्लेस में बेटा, किसके प्लेस में, r के प्लेस में। सबसे पहले देखो तो r के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा r के प्लेस में x i कैप प्लस y j कैप। अब r0 है तो ये हो जाएगा बेटा x0 i कैप प्लस y0 j कैप, ठीक है। फिर क्या है इसके बाद में हमारे पास में v है, तो v x i कैप प्लस v y j कैप, और अंत में है बेटा t, अंत में क्या है बेटा t, तो t को t लिख देना, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। आगे देखेंगे हम, यहीं से आगे बढ़ाते जाते हैं, x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। अब t का पहले गुना कर देंगे बेटा, x0 i कैप प्लस y0 j कैप। t का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा vx t i कैप प्लस vy t j कैप। vy t क्या हो जाएगा j कैप, दोनों में मैंने t का गुना कर दिया। ये x i प्लस y j कैप इज इक्वल टू आई कैप, और आई कैप वाला टर्म से आप आई कैप को कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये आई कैप कॉमन निकल गया बेटा। क्या बचता है हमारे पास, x0 प्लस vx t, ये हमारे पास बच गया। वैसे ही जे कैप और जे कैप वाले टर्म से जे कैप को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, y0 प्लस vy t, ये हमारे पास बच गया। क्लियर।
अब हम क्या करेंगे, आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, आई कैप और जे कैप के गुणांकों की क्या करने पर बोलता है, तुलना। दोनों पक्षों में देख लेना कि आई कैप और जे कैप के गुणांक क्या है, उनकी तुलना कर देंगे। तो इधर आई कैप के साथ x का गुना है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में x आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आई कैप के साथ गुना है बेटा x0 प्लस vx t का, तो उधर vx क्या हो जाएगा बेटा, ये vxt हो जाएगा। वैसे ही देखो y, जे कैप में y के साथ y0 है प्लस vy, सॉरी ये x के साथ में है बेटा vx इंटू टी है, यहां y के साथ में है vy इंटू टी है। तो इस तरीके से ये दो गति के समीकरण मिल जाते हैं, दो अलग अलग विमाओं के लिए, x अक्ष के लिए अलग और y विमा के लिए अलग। ठीक है, तो ये होता है बेटा एक समान वेग से द्विमी गति। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, हम शुरू से आपको बताते हैं बेटा क्या क्या चीजें हमने बताई। हमने आपको बताया माना कोई वस्तु xy समतल में द्विमी गति कर रहा है। एक वस्तु जो है xy समतल में द्विमी गति कर रहा है, समय t इक्वल 0 पर उसकी स्थिति को हमने r0 लिया बेटा, और समय t इक्वल t पर उसकी स्थिति को r लिया। अतः वस्तु का जो वेग है वो हमने मान के चला विस्थापन बटा समय अंतराल से, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर r माइनस r0 अपॉन t माइनस 0, वेक्टर r माइनस r0 अपॉन t हो गया। ये t को ऐसे तिर्यक गुना कर देना वेक्टर v में, तो वेक्टर v इंटू t हो गया, वेक्टर r माइनस r0 हो गया बेटा, r0 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r0 प्लस वेक्टर v इंटू क्या हो जाएगा बेटा t, वेक्टर v इंटू क्या हो जाएगा t। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर बोलता है चूंकि वेक्टर r इज इक्वल टू, जो वेक्टर r है, वेक्टर r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप, x i कैप प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा y j कैप लिख सकते हैं, और r0 इज इक्वल टू x0 i कैप प्लस y0 j कैप, जस्ट पहले देखे हैं, v इज इक्वल टू vx का i कैप प्लस vy j कैप। ये सारी की सारी वैल्यूज हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिए बेटा। समीकरण 1 में पुट किए, देखो x i कैप प्लस y j कैप, जहां 0 है वहां x0 i कैप प्लस y0 j कैप, जहां v t है वहां v का मान vx i कैप प्लस vy j कैप इंटू t का दोनों पदों में vx i कैप vy j कैप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने i कैप वाले को आपस में एक साथ लिखा, i कैप को कॉमन निकाल के x0 प्लस vxt, वहां j कैप को कॉमन निकाला y0 प्लस vyt। फिर दोनों पक्षों में, बाएं और दाएं पक्षों में i कैप और j कैप के गुणांकों की तुलना कर देना। इधर x है, इधर x0 प्लस vxt है, यहां j कैप के साथ y है, उधर y0 प्लस vyt है। ये दोनों के दोनों जो समीकरण हैं वो एक समान वेग से द्विमी गति के लिए जो समीकरण है वो कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि ये दोनों एक समान वेग से द्विमी गति के लिए ये दोनों समीकरणों को आप क्या कीजिए बोलेगा, सिद्ध कीजिएगा बोलेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक, मैंने हमेशा बोला है कि फर्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही आराम से बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। अब हम एक समान त्वरण से द्विमी गति देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, एक समान त्वरण से। पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। अब हम देख रहे हैं बेटा एक समान त्वरण से द्विविमीय गति। जैसे हमने एक समान वेग से देखा, वैसे अब हम एक समान त्वरण से देख रहे हैं, द्विविमीय गति। ठीक है, ये अब यहां मैं दो समीकरण निकालूंगा बेटा। सबसे पहले मैं यहां आपको बताऊंगा कौन सा समीकरण निकाल के दिखाऊंगा बेटा, मैं आपको वेग समीकरण निकाल के दिखाऊंगा। कौन सा समीकरण निकाल के दिखाऊंगा मैं, वेग समीकरण। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको वेग समीकरण निकाल के दिखाता हूं बेटा। चलिए वेग समीकरण की हम शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे, फिर से वही जो टर्म है, माना कोई वस्तु, ठीक है, ये मान के चलेंगे XY समतल में द्विविमीय, ठीक है, द्विविमीय गति कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग, ठीक है, हमारी स्टार्टिंग फिर से वही होगी, माना कोई वस्तु XY समतल में द्विविमीय गति कर रहा है। ठीक है, अब हम मान के चलेंगे बेटा समय t इक्वल
0 पर उसका वेग। अब t इक्वल 0 बोल रहे हैं तो उसका वेग जो रहेगा वो क्या होगा बेटा, प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। ठीक है, t इक्वल 0 पर उसका वेग वेक्टर u और समय t इक्वल t पर उसका वेग। ठीक है, समय t इक्वल t पर उसका वेग वेक्टर v है, तब वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा बेटा, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण को हम वेक्टर a से डिनोट करेंगे, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, समय t माइनस 0। तो ये हो गया बेटा वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपॉन t। ठीक है, तिर्यक गुना कर देंगे, वेक्टर a इंटू टी इज इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। u को आप दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो एक पक्ष में हमारे पास क्या बचेगा, केवल वेक्टर v की वैल्यू बचेगी। क्या बचेगी, वेक्टर v की वैल्यू। तो ये वेक्टर v जो है हो जाएगा बेटा वेक्टर u प्लस में हो जाएगा प्लस वेक्टर at, हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत हमारी ठीक पिछले प्रश्न जैसे हुई थी, वहां हमने एक समान गति के लिए निकाल रहे थे, यहां हम एक समान त्वरण से द्विमीय गति निकाल रहे हैं और हम निकाल रहे हैं बेटा वेग समीकरण। क्या लिया हमने, माना कोई वस्तु xy समतल में क्या कर रही है, द्विमीय गति कर रही है। जो वस्तु है वो xy समतल में द्विमीय गति कर रही है, समय t इक्वल 0 पर उसका वेग वेक्टर u है और समय t इक्वल t पर जो उसका वेग है वो वेक्टर v है। तब वस्तु का जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन, प्रारंभिक वेग वेक्टर u है, अंतिम वेग वेक्टर v है। ठीक है, त्वरण वेक्टर a मानते हैं, तो वेक्टर v माइनस वेक्टर u वेग में परिवर्तन हो गया और समय या समय अंतराल की जगह t माइनस 0 हो जाएगा बेटा, वेक्टर v माइनस वेक्टर u अपॉन t। t को a के साथ गुना कर देना, तिर्यक गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वेक्टर at और वेक्टर v माइनस u हो जाएगा बेटा। अब माइनस u को उस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो वेक्टर v इज इक्वल टू होता है हमारे पास वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें हमको मालूम है, फिर से मैं लिखता हूं उसको, चूंकि वेक्टर v इज इक्वल टू हमने देखा है बेटा दो घटकों में वियोजित किए थे सदिश, हम यहां लिखेंगे वेक्टर vx i vy j कैप। वैसे ही वेक्टर u इज इक्वल टू ux i कैप प्लस ui j कैप। ठीक है, वेक्टर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ux i कैप प्लस ui j कैप और वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। ये चीजें जो समीकरण 1 में हमको तीन चीजों की जरूरत है, वेक्टर v, वेक्टर vx, वेक्टर v, वेक्टर u और वेक्टर a, मैंने तीनों को उनके कंपोनेंट्स में समकोणिक घटकों में जो है उसके सदिश के रूप में लिख लिया बेटा, वेग सदिश और त्वरण सदिश के रूप में। ठीक है, अब वापस आ जाऊंगा मैं कहां, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में सबसे पहले क्या है, वेक्टर v। तो वेक्टर v के प्लेस में बेटा हम रखेंगे वेक्टर v x i कैप प्लस वेक्टर v y j कैप बराबर वेक्टर u है तो u के प्लेस में आ जाएगा बेटा हमारे पास u x i कैप प्लस u y j कैप, प्लस है हमारे पास वेक्टर a, तो वेक्टर a के प्लेस में आ जाएगा बेटा ax i कैप प्लस ay j कैप। और यहां जो है बेटा t का गुना है तो हम इंटू लिख देंगे बेटा t। क्या लिख देंगे, इंटू t। ठीक है, वापस vx i कैप प्लस वेक्टर v y j कैप। ठीक है, ये u x i कैप प्लस ui j कैप प्लस ax i कैप इंटू टी प्लस टी का मल्टीप्लाई कर देंगे ay j कैप इंटू टी। ठीक है, आगे वेक्टर्स का निशान भूलना नहीं है। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना, आपको यहाँ वेक्टर्स के निशान आपको
लगाने हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। आगे बेटा अब देखो, अब हम क्या करेंगे आगे, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टर्म में हम फिर से देखो क्या करते हैं, ठीक है। यहां बेटा इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, देखते जाएंगे हम किस तरह से लिखते हैं। सॉरी, यहां एक काम कर सकते थे बेटा, हम वेक्टर्स को, एक मिनट, जैसे हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो वेक्टर्स को हम हटा सकते थे। देखिए कैसे हटा सकते थे, मैं एक बार फिर से यहां थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको। ये जैसे वेक्टर v है तो उसकी जगह मैं रख सकता था बेटा vx i कैप प्लस vy j कैप। ये रख सकते थे हम ux i कैप प्लस uy j कैप, और ये x i कैप प्लस ay j कैप, क्योंकि इकाई सदिश तो सदिश है ही, तो फिर से हमको यहाँ सदिश लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो समीकरण 1 से एक बार फिर से देखेंगे किस तरह से आ जाएगा हमारे पास मान। समीकरण 1 से किस तरह से हमारे पास मान आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा वेक्टर v के प्लेस में हम रखेंगे बेटा vx i कैप प्लस vy j कैप, u के प्लेस में रखेंगे बेटा ux i कैप प्लस uy j कैप, प्लस a के प्लेस में रखेंगे बेटा ax i कैप प्लस ay j कैप, और इनटू है t। इनटू क्या है बेटा t। नेक्स्ट टर्म में हम t को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये vx i कैप प्लस vy j कैप, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में ux i कैप प्लस uy j कैप, प्लस हो जाएगा ax t i कैप प्लस ay t j कैप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब आगे बेटा देखो फिर से वही टर्म फिर से रिपीट हो रहा है vx i कैप प्लस vy j कैप। आप काम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद पिछले क्वेश्चन के जैसे बेटा आप जो i कैप और i कैप वाला है वहां से i कैप आप कॉमन निकाल लेंगे बेटा। तो देखो i कैप कॉमन निकालने पर क्या बचता है, यहां से ux बचेगा और यहां बचेगा बेटा x t इंटू i कैप प्लस j कैप वाले से uy प्लस ay t, यहां से हमारे पास j कैप बच गया। क्या बच गया बेटा हमारे पास में j कैप। अब दोनों पक्षों में i कैप और j कैप के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर यहां हम दोनों के गुणांकों की क्या कर देते हैं बेटा, तुलना कर देते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों के गुणांकों की हम तुलना करेंगे तो हमको देखो क्या मिलता है, ठीक है। यहां vx है बेटा, यहां ये टर्म है, तो यहां हमको मिलेगा vx इज इक्वल टू ux प्लस a x t। ये x एक्सिस की ओर जो वेग के लिए घटक है वो हमको मिल गया बेटा। वैसे ही vy इज इक्वल टू j कैप के गुणांक की तुलना करेंगे तो vy, ठीक है, vy इज इक्वल टू ये हमको मिला बेटा uy प्लस ay t। ये दो घटक मिल जाते हैं और यही चीजें आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब एक और समीकरण है, ये तो मैंने आपको वेग समीकरण बता दिया बेटा। कौन सा समीकरण बता दिया मैंने, वेग समीकरण। अब हम आखिरी टॉपिक करने वाले बेटा, लास्ट में हम करेंगे यहां थर्ड नंबर में कौन सा समीकरण करेंगे हम, विस्थापन समीकरण। यहां मैं बताने वाला हूं आपको विस्थापन समीकरण। तो इस प्रश्न की भी शुरुआत लगभग वहीं से होती है बेटा। देखिए क्या से हम शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहां भी हम करेंगे बेटा, मान लो कोई वस्तु, ठीक है। क्या मान के चलेंगे बेटा हम कि कोई जो वस्तु है XY समतल में क्या कर रहा है, द्विविमीय गति कर रहा है, ठीक है। XY समतल में क्या कर रहा है बेटा, कोई वस्तु द्विविमीय गति कर रहा है, ठीक है। अब यहां मैं ले लेता हूं समय t = 0 पर
उसकी स्थिति r0, ठीक है, उसकी स्थिति वेक्टर r0 और समय t पर उसकी स्थिति वेक्टर r है, तब, ठीक है, तब हम क्या देखेंगे बेटा, तब वस्तु का, यहां हम निकालेंगे बेटा औसत वेग। वस्तु का क्या निकाल लेते हैं हम, औसत वेग। तो वस्तु का औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कुल विस्थापन। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल। कुल क्या होता है, समयांतराल, ठीक है, यह हमारे पास होता है कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल। तो वेग v एवरेज, कुल विस्थापन, अंतिम स्थिति वेक्टर r, प्रारंभिक स्थिति r0, कुल समय t-0, ये आ गया बेटा वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 अपॉन t, ठीक है। फिर से हम तिर्यक गुना कर देंगे, तो तिर्यक गुना करेंगे तो ये वेक्टर v एवरेज इंटू t इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस हो जाएगा बेटा वेक्टर r0। क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर r माइनस क्या आ जाएगा, वेक्टर r0। अब देखिए यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं बेटा, क्या चेंज करते हैं हम, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इसमें। अब यहां लगाएंगे किंतु हमको मालूम है, क्या मालूम है बेटा, v एवरेज ये होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग धन क्या होता है बेटा, अंतिम वेग बटा 2, ठीक है, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा क्या हो जाएगा 2, u प्लस वी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पुट कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये वेक्टर v जो है एवरेज u प्लस वी बाई क्या होता है बेटा 2 होता है। हम इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा, v एवरेज की जगह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण देखो कैसे हो रहा है, वेक्टर u प्लस वेक्टर v डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो रहा है बेटा t हो रहा है, और ये वेक्टर r माइनस क्या आ रहा है बेटा वेक्टर r0। देखो फिर से एक छोटा सा हम परिवर्तन करेंगे बेटा, जबकि हमको मालूम है वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस क्या होता है वेक्टर a इंटू टी। कहां से होता है, गति के प्रथम समीकरण से। तो हम यहाँ v की जगह पुट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेक्टर u प्लस v की जगह वेक्टर u प्लस वेक्टर a t, ठीक है, इंटू टी है, इंटू क्या है बेटा t है, और पूरे का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 2, और इधर आ रहा है दाएं पक्ष में वेक्टर r माइनस वेक्टर r0। वेक्टर r माइनस क्या आ रहा है बेटा r0। चलिए मैं 2 t का गुना करता हूं बेटा, u और u 2u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर u अपॉन t, ठीक है, 2 वेक्टर u अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी साथ ही साथ 2 का भाग भी कर रहा हूं, वेक्टर u t अप, ये हो जाएगा हमारे पास 2 वेक्टर 2u, u और u 2u और t का गुना हो गया, तो साथ में क्या आ गया बेटा t, और नीचे डिवाइडेड बाई में क्या है 2, अलग कर रहे हैं ना टर्म को, यहां भी प्लस वेक्टर a t का गुना हो जाएगा t और t स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टर्म है वो है हमारे पास वेक्टर r माइनस वेक्टर r0। क्या टर्म है बेटा हमारे पास, वेक्टर r माइनस r0। समझ में आया, ये u और u कितना हो गया 2u, t का गुना हुआ 2u t डिवाइडेड बाई 2, और ये वेक्टर a t का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये क्या बच रहा है हमारे पास वेक्टर u इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ वेक्टर a t स्क्वायर, ठीक है। यहां एक काम करेंगे, r0 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा वेक्टर r0 इज इक्वल टू वेक्टर r, माइनस का क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, ठीक है। इसको मैं एक समीकरण यहां मान लेता हूं बेटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए किस तरह से किए। हमने बताया कि कोई वस्तु जो है वो xy समतल में द्विमीय गति कर रहे हैं, समय t इक्वल 0 पर उसकी स्थिति r0 और समय t इक्वल t पर जो उसकी स्थिति है वेक्टर r है, तब वस्तु का जो औसत वेग है वो कुल विस्थापन बटा हो जाता है बेटा कुल समय अंतराल। v एवरेज इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस r0 अपॉन t माइनस 0 वेक्टर r माइनस r0 अपॉन t हो गया, t को हमने पक्षांतर कर दिया, v एवरेज इंटू t वेक्टर r माइनस क्या हो गया बेटा r0, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, v एवरेज का मान रखते हैं। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, दोनों वेगों को आपस में जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, वेक्टर u प्लस v बाई 2, ठीक है, ये मैंने रख दिया बेटा फार्मूले में।
जैसे ही फॉर्मूले में रखेंगे गति के प्रथम समीकरण से वेक्टर v को भी चेंज कर देना, वेक्टर u प्लस at लिख लेना, तो u प्लस u 2u हो गया और t का मल्टीप्लाई 2u t हो गया। देखिए ऊपर में डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे 2 है और ये ऐसी है वेक्टर a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है r माइनस r0 हो गया। 2 कैंसिल हुआ, ut यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, केवल ut बच रहा है ना, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस हाफ at वेक्टर at स्क्वायर प्लस r0 माइनस था इस तरफ लाए प्लस से हो गया। अब यहाँ कुछ चीजों हमको मालूम है बेटा, फिर से देखो चूंकि क्या क्या चीजें मालूम है हमको, वेक्टर u मालूम है, वेक्टर u इज इक्वल टू क्या होता है ux i कैप प्लस uy j कैप, सदिश में हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और क्या चीज मालूम है बेटा हमको, वेक्टर a मालूम है, वेक्टर a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x i कैप प्लस ay j कैप, यहाँ हमने पुट कर दिया। वैसे ही हमको r0 मालूम है बेटा, r0 क्या हो जाएगा r0 x i कैप प्लस r0 y j कैप हो जाएगा, और वेक्टर r भी हो जाएगा बेटा x i कैप प्लस y j कैप, क्या हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। हम ये चारों की चारों वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखिए मैं r को सबसे पहले लिख रहा हूं ना, r, तो r के प्लेस में बेटा मैं x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। जो राइट साइड में उसको मैं लेफ्ट में ले आया, सिंगल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पक्ष बराबर हैं। फिर मैं r0 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो r0 की वैल्यू है बेटा r0 x i कैप प्लस, ठीक है, r0 क्या है x i कैप, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये प्लस r0 y j कैप प्लस, ठीक है, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। या एक काम कर सकते थे बेटा, जो r0 वाला टर्म है उसकी जगह में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, एक मिनट देखिएगा, ये r0 वाला टर्म को बेटा, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे x0 i कैप प्लस y0 j कैप, ताकि हमको लिखने में आसानी हो, ठीक है। ये तो यहां मैं लिखूंगा बेटा इसको x0 i कैप प्लस y0 j कैप, ये r0 के प्लेस में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारे पास ut है, तो u के प्लेस में आ जाएगा u x i कैप प्लस u y j कैप इंटू t, ठीक है। फिर अगले टर्म में प्लस हाफ a है, तो a के प्लेस में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखते जाएंगे, a के प्लेस में आ जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू है t का स्क्वायर, इंटू क्या है बेटा t का स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म आ गया। अब यहां हम एक काम करते हैं फिर से, ठीक है, यहां हम थोड़ा सा फिर से एक काम करेंगे बेटा, क्या काम करते हैं, i कैप वाले को एक साथ लिख लेंगे, तो ये पहला इस बाएं पक्ष को तो जैसे का तैसा लिख देता हूं। अब यहां देखेंगे i कैप वाला टर्म, ठीक है, देखो मैं आपको जमा के लिखते जाता हूं, ये i कैप x0, यहां t का गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हो जाएगा ux t प्लस, यहां हाफ और t स्क्वायर का गुना होगा, तो हाफ x t स्क्वायर, ये i कैप वाला टर्म प्लस अब j कैप वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा ये y0 प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण बन गया, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां भी वही काम करना है बेटा, i कैप और j कैप के गुणांकों की क्या करने पर बोलता है, तुलना करने पर, तो दोनों की गुणांकों की तुलना कर दीजिए। तो गुणांकों की तुलना करेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस हाफ x t स्क्वायर, ये आ गया। वैसे ही j के गुणांक की तुलना करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, y0 प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो ये दोनों होते हैं बेटा विस्थापन समीकरण द्विमीय गति के लिए, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। तो
इस तरह से ये आज की क्लास आपकी खत्म होती है। सारी चीजों को मैं बार बार बोलता हूं कि फर्स्ट क्लास हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी बच्चों के लिए। तो जितनी चीजें आज की क्लास में हमने बताया बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छे से। सभी एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको मिलेंगे तब हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रक्षेपी गति के बारे में बताएंगे। प्रक्षेपी गति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अंकिक प्रश्न भी बनते हैं, वहां से खूब सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बनते हैं, वो टॉपिक करवाएंगे। ये टॉपिक आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अपने कॉपी में सारा नोट डाउन करना है, आपको लिखना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। फिजिक्स जो है प्रैक्टिस बेस्ड है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे कोई भी सवाल बनने वाला नहीं है। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से वही बोलूंगा बच्चों, जल्दी से जल्दी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जितनी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करेंगे फायदा आपको होगा। जब हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो हम आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, लाइव आएंगे तो डेली आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम रेगुलरली दे पाएंगे। ओके, थैंक यू।